वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मैडी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके के 10 सवाल। आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे समय समय पर रिवाइज करना होता है। तो यहाँ 10 सवालों को हमने यहाँ पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ये जानने के लिए कि आपका स्टैटिक जीके का लेवल कैसा है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके 3 जवाब सही होते हैं तो आप स्टैटिक जीके में एवरेज हैं। यदि आपके 5 जवाब सही होते हैं तो आप स्टैटिक जीके में अच्छे हैं। यदि आपके 7 जवाब सही हो जाते हैं तो आप स्टैटिक जीके में बहुत अच्छे हैं। यदि आप 9 और 10 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो आप स्टैटिक जीके में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, आपको चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत हमेशा होती है ताकि आप उसे लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक पेन और एक पेपर अरेंज करना है। एक पेपर में 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग कर देनी है। जैसे ही सवाल स्क्रीन पर आता है आपको उसका जवाब देने की कोशिश करनी है। उसके बाद मेरे जवाब से उसे मैच करना है। देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ब्लैंक इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। इनमें से साउथ एशिया का कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, दीनोदार आइलैंड, दीनोदार हिल है, आइलैंड नहीं है, तोशम हिल। ठीक है, तो आई होप कि आपने अपना जवाब अपने पेपर में अंकित कर लिया होगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड जो है यह अंडमान सी में अवस्थित है तथा यह साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ रिसेंटली इंक्लूडेड हिंदी एज थर्ड ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज। इनमें से किस सिटी ने अपने देश के कोर्ट के लिए हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अजमान, दुबई, अबू धाबी या शारजा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यह देख पाएंगे ये सारे सिटीज़ जो है ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सिटी है। ठीक है, आई होप कि आपने इसका जवाब अंकित कर लिया होगा। इसका सही जवाब है सी, अबू धाबी। अबू धाबी के कोर्ट ने हिंदी को तीसरी लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसका कारण यह है कि अबू धाबी में बहुत सी जनसंख्या है, जनसंख्या का बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वह इंडिया से बिलोंग करता है, जो कि हिंदी भाषी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक साउंड आर द साउंड विच फ्रीक्वेंसीज। मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आपके ऑप्शन है हाइयर देन 40 हर्ट्स, 40 किलो हर्ट्स, 40 किलो हर्ट्स से ऊपर की वेव्स, 30 किलो हर्ट्स के ऊपर की वेव्स, 20 किलो हर्ट्स के ऊपर की वेव्स या 50 किलो हर्ट्स के ऊपर की वेव्स। तो साउंड को हमने क्या किया है कि बेसिकली साइंस ने साउंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। इसकी 3 प्रकार की रेंज होती है। एक होती है 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की। ठीक है, 20 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज नहीं है ना। दूसरी रेंज होती है 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की। तीसरी रेंज होती है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर प्लस की मान लेते हैं। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की रेंज। तो जो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की रेंज होती है ये कहलाती है इंफ्रासाउंड रेंज। ठीक है, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की जो रेंज है ये कहलाती है ऑडिबल साउंड रेंज। ठीक है, सुनने योग्य साउंड जो हमारे कानों के लिए सुटेबल होता है। और 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर की साउंड होती है ये कहलाती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका सी, हाइयर देन 20 किलो हर्ट्ज। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपके लिए अगला सवाल है, द फेमस कंदरिया टेम्पल इज लोकेटेड एज। द जो फेमस कंदरिया टेम्पल है, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वह इनमें से किस जगह पर स्थापित है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है खजुराहो, सांची, विदिशा या मांडू। आई होप कि आपने अपना जवाब अंकित कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब है खजुराहो। खजुराहो में द फेमस कंदरिया महादेव मंदिर स्थापित है। तो वही सांची में क्या है, सांची में सांची के स्तूप जो कि अशोक के द्वारा निर्मित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, वह है। विदिशा में क्या है भाई, तो विदिशा में होलियोडोरस का स्तंभ है। तो मांडू में क्या है, मांडू में
बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का महल है। ये सारी बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप ध्यान से सुनिए, ये विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन द डोमेन नेम .au इज स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये जो .au नाम का जो डोमेन है, ये किस देश के द्वारा यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया या अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अगर आप इस सवाल के जो ऑप्शंस हैं इसे आप ध्यान से देखें तो .au आप देखेंगे कि au किस किस देशों के स्टार्टिंग में आता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बी इसमें ऑस्ट्रिया है तथा ऑप्शन सी इसमें ऑस्ट्रेलिया है। उसके अलावा दो ऑप्शन को हम ऐसे कॉमन सेंस के आधार पर भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसका सही जवाब हम देख लेते हैं, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है डोमेन au यूज़ करता है, ऑस्ट्रिया नहीं करता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्तीय आयोग होता है, इसका अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। आपके ऑप्शंस है 280, 290, 300, 320। ठीक है, अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में देखें तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। फाइनेंस कमीशन का काम होता है राज्यों और राज्यों की सरकारों तथा केंद्र राज्य की सरकारों के बीच में वित्त का जो बंटवारा होता है वो ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग जो है ये रनिंग में है, जिसकी अवधि 2020 से लेकर 2025 तक की है तथा इसके जो चीफ जो है वह NK सिंह है, अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं वह NK सिंह जी है। तो इस सवाल का सही जवाब है आर्टिकल 280। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए एक पहला सवाल आप नोट कीजिए, तो उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल है जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन। लोकसभा का जो पहला सेशन है वह किस डेट से स्टार्ट हुआ, यह आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 13 मई 1952, 15 अगस्त 1951, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। अगर आपको इतिहास की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आप इस सवाल का जवाब जो है बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं जवाब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। हम देखें 15 अगस्त 1947, इस डेट को हमारा देश आज़ाद हुआ था। मतलब कि इस डेट तक तो कोई संसद हमारे देश में सुगठित संसद तो थी ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा हो जाता है कट। 26 जनवरी 1950, हमारा देश आपको पता है संविधान के हिसाब से चलता है तथा संविधान में ही संसद का प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत में देश का संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन पहला सेशन स्टार्ट हुआ क्या, इस दिन भी होना थोड़ा मुश्किल है, तो इसी में कट कर देता हूँ। 15 अगस्त 1951 एक डेट बन सकती है, दूसरी डेट बन सकती है 13 मई 1952। ठीक है, लेकिन चीज़ों अब आपको ये बात ध्यान देना, पहले आम चुनाव कब हुए थे। अगर आप इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़े तो आपको पता चलेगा पहले आम चुनाव जो है वो 1951 में ऑर्गेनाइज हुए थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है मुझे बेसिकली वो देना है। तो लोकसभा का जो पहला सेशन है वह 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ था, जो कि इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान एडजॉइंस ब्लैंक इंडियन स्टेट। मतलब इंडिया और भूटान की जो सीमा है सो वो भारत के कितने राज्य टच करते हैं वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है। अगर आप मैप को ध्यान से देखें, आप एक मैप ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल में, उसे ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि भूटान की जो बॉर्डर है उसे एक तो सिक्किम टच करता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले तो हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल उसे टच करता है। थोड़ा सा और आगे चले तो हमें पता चले कि असम उसे टच करता है। और थोड़ा सा आगे चलते हमें पता चलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भी उसे टच करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी 4 इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, इंडिया और भूटान के बीच में 4 स्टेट्स की बॉर्डर टच करती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आयरन में जो रस्टिंग होती है, जो जंग लगता है, वो किसका परिणाम है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, कंबशन यानी कि चीज़ का जलना, कोरोजन इसका तो मतलब ही जंग लगना होता है,
ठीक है। कोरोजन मतलब किसी चीज़ का गलना होता है बेसिकली, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब होता है या इवेपोरेशन का अपोजिट होता है, ठीक है। अगर आप इसे साइंस की भाषा में थोड़ा सा इनकी बेसिक डेफिनेशन देंगे तो इवेपोरेशन में होता क्या है, इवेपोरेशन में जो हमारी द्रव अवस्था में चीज़ें होती है वह वाष्पीकृत होकर गैसीय अवस्था में चले जाती है। ठीक उसका उल्टा होता है कंडेंसेशन, मतलब वाष्पीकृत अवस्था में गैसीय अवस्था में चीज़ें होती है वह कंडेंस होकर द्रव अवस्था में आ जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोरोजन, ठीक है। कंबंशन होता है कि चैम्बर में किसी चीज़ का जलना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है, ब्लैंक आर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन ऑल द एटम्स। एटम्स में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वह इनमें से क्या होता है। आपके ऑप्शंस है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या फोटॉन होता है। अगर आपको एटम की संरचना पता है तो बीच में होता है एटम में नाभिक, न्यूक्लियस जिसको हम, या न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तथा इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है तथा इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहते हैं। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज। यही पूछा गया है कि इनमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपका स्कोर अच्छा रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बुरा भी रहा हो तो कोई बात नहीं, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आपका आज का सेशन समाप्त करता हूं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो